स्टूडेंट्स, तो आज हम वेक्टर का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने वेक्टर्स में सेक्शन फॉर्मूला देखा था, तो आज उसको पहले रिवीजन करेंगे जल्दी फटाफट, और फिर आगे उसके क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन फॉर्मूले के, फिर और आगे के टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ाया था पिछले पार्ट 1 में, तो क्या था वो? फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हम उसे इंटरनल डिवीजन के लिए देखेंगे। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता था। ठीक है, ये था, ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी। इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो, ये तो ए वेक्टर हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, इसका बी वेक्टर हो जाएगा, और ये कोई पी वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर पी है। आ रही है बात समझ में? तो हमको इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, ठीक है, चलो ये देखो, ये है P हमारा जिसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमको किस रेशो में दिया है? M रेशो N के रेशो में। ठीक है, M रेशो N के रेशो में हमको दिया है। तो क्या होता है इसके लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला का? तो हम इससे P के पोजीशन वेक्टर P को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्या होता है? M इंटू ए वेक्टर, मतलब M और उसके अपोजिट वाला वेक्टर, ठीक है, प्लस N इंटू बी वेक्टर, N और उसके अपोजिट वाला वेक्टर। ठीक है, M इंटू ए वेक्टर अपोजिट वाला ये, और N इंटू बी वेक्टर अपॉन में M प्लस N। ये हो गया हमारा P का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये था इंटरनल डिवीजन के लिए P पोजीशन वेक्टर। अब देखते हैं इसमें कंडीशन 2, केस 2, ये था केस 1। ये हमारा था उसके लिए जब M रेशियो N में दे दिया जाए। अब हम देखते हैं जब हमारा रेशियो दोनों बराबर हों, ठीक है, M और N इक्वल हो, व्हेन M इक्वल्स टू N। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? P वेक्टर, यहाँ भी M हो जाएगा A वेक्टर, प्लस यहाँ भी M हो जाएगा B वेक्टर, डिवाइडेड बाय M प्लस M, यहाँ भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम करेंगे इसे M कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और नीचे 2M, तो M से M कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा P वेक्टर क्या आ जाएगा? P वेक्टर हमारा आ गया A प्लस B वेक्टर बाय 2। तो ये हमारे हो गए P के पोजीशन पॉइंट। P का पोजीशन वेक्टर जब M बराबर N हो, यानी कि रेशियो दोनों बराबर हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यानी कि या फिर इसे हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम देख लेते हैं फटाफट। ए वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर, और ये बी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये हो गया हमारा, कुछ भी मान लो दोनों तरफ, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मिड पॉइंट। ये है मिड पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये होता है सेक्शनल फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता है। देखो, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन,
ठीक है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखते हैं। ठीक, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या है, देखो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए पहले तो ये ऐसा बनेगा, ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ए, और एक बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं लाइन। ठीक है, अरे बस, तो ये जो होगा हमारा n होगा इतना, और पूरा कितना होगा n, ऐसे डिवाइड होगा ये। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो कि ये पूरा n होगा और ये m होगा, एक्सटर्नली डिवीजन है ना, तो यही बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसके फॉर्मूला आएगा p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, ये वाला रेशो, इंटू इसके अपोजिट वाली साइड, माइनस n इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे सेक्शन फॉर्मूले का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक, चलो अब देखते हैं आगे। अब इसका सवाल देखते हैं, इसका सवाल है, रफ कर दे, चलो। ठीक है, अब देखो इसका सवाल क्या है अभी, इसका सवाल है द मीडियन एडी ऑफ अ the median AD of the triangle ABC, कोई ट्राइंगल है ABC, उसमें मीडियन है AD। ठीक है, इज बाइसेक्ट एट E, क्या कर रही है, बाइसेक्ट, इज बाइसेक्ट एट E, ई पे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक कोई मीडियन है एडी जो कि एबीसी ट्राइंगल पे है, और ई पर क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है वो। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है बीई मीट्स एसी इन एफ, बीई मीट्स एसी इन एफ, एफ पे एसी मिल रही है। ठीक है, बीई जो है AC पे मिल रही है F पॉइंट पर। ठीक है, आगे देन AF रेशो AC इक्वल टू, देन AF रेशो AC इक्वल टू, ये हमको बताना है। ठीक है, AF रेशो AC इक्वल टू, और ये दे रखा है A इज इक्वल टू ऑप्शन में 3/4, B is equals to 1/3, C is equals to 1/2, और D is equals to 1/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है, चलो आगे बताते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सवाल में बोलता जाए ऐसा ऐसा हमको करता जाना है। ठीक है, चलो देखो, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कोई ट्राइंगल है, हमने कैसे भी बना लिया, उसने बोला तो है नहीं कैसा है। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, A B C। अब कह रहा है AD मीडियन है, मतलब
एक मीडियन है AD ऑफ द ट्राइंगल इज बाइसेक्ट एट E। कोई मीडियन है AD, मतलब A से कोई मीडियन निकल रही है, वो कहाँ पे मिल रही है? D पे, जब तो AD नाम रखा इसका, AD हो गई मीडियन। ठीक है, एक मिनट और सही से बना लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मीडियन क्या करती है, सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब लग रही है ना मिड पॉइंट सा, ये रही AD हमारी मीडियन हो गई। अब वो कहता है कि ये बाइसेक्ट करती है पॉइंट E पर। अब ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, BD और DC। ठीक है, अब ये कह रहा है ये खुद भी बाइसेक्ट करती है पॉइंट E पर। मान लेते हैं पॉइंट E यहाँ पर है कहीं, E, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी आपस में। ठीक है बेटा, क्योंकि E भी तो इसका बाइसेक्टर है, E पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि BE मीट्स AC। BE क्या कर रही है? AC पे मिल रही है, मतलब पहले BE को मिलाओ और फिर इसे C। BE मीट AC, AC पर मिल गई, कौन से पॉइंट पर? F पर। ठीक है बेटा, F पॉइंट पर मिल गई, तो हमको यही बताना है AF रेशो FC। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन देख के आप कह नहीं सकते कि ये वेक्टर से होगा या सेक्शन फॉर्मूले से होगा, बस हमको पहचानने पड़ते हैं। ये वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन लगता है देखने में। ठीक है, जैसे हम 10th में पढ़ते थे उस टाइप का भी वैसे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको हम वेक्टर से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर हमने A लेट कर लिया, इसका B लेट कर लिया और इसका C लेट कर लिया। ठीक है बेटा, D का हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है और हमने बताया था मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने वाला अभी फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, एक बात बताओ, ये हमारा ट्राइंगल फिक्स हो गया, अगर हम A के पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन मान ले तो सवाल हमारा और आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल तो फिक्स हो गया ना बिल्कुल, अब इसे कहीं भी ले जाओ तो फिक्स जवाब एकदम सेम आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 0 लेट कर लेते हैं इसके मिड पॉइंट, इसको पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, तो अब देखो आगे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, D के पहले क्या लिख लेते हैं, हम D के हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से क्या होता है फॉर्मूला, इधर वाला प्लस इधर वाला डिवाइडेड बाय 2, तो इसके क्या हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर, एक मिनट। ठीक है, तो देखो इसके पोजीशन वेक्टर हमारे हो जाएंगे B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि क्या है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हमने अभी समझाया। ठीक है, आगे अब देखो इसके पोजीशन वेक्टर आ गए, इसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, तो इसके पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं E का। E का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 और टोटल 2। क्यों, क्योंकि इधर वाला वेक्टर प्लस इधर वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है EB। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये सोल्व हो क्या आएगा, ये हमारा सोल्व हो क्या आ जाएगा, B प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि अपॉन में 2 ऑलरेडी था और 2 फॉर्मूले में भी आया। ठीक है, तो इसके पोजीशन वेक्टर हमने इस तरीके से तो लिख दिए। अब हम क्या इनका यूज करके इसकी पोजीशन वेक्टर लिख लें, क्योंकि अगर इसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएंगे तो इसके पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेंगे। अब इसके पोजीशन वेक्टर आ गए तो ये रेशियो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है फिर। ठीक है ना बेटा, तो देखो इसके पोजीशन वेक्टर इससे लिखने के लिए हमारे पास ये वाला रेशियो नहीं है ना, ये वाला रेशियो नहीं है हमारे पास। और क्या करते हैं हम, इसके भी पोजीशन वेक्टर मान ही लेते हैं, इसका मान लेते हैं F है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये रेशियो भी मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे लेट करेंगे इसको लैम्डा और इसको 1। क्यों मैंने देखो, क्योंकि हम 10th में पढ़ते थे
वन का रेशो मान लेते हैं, है ना। 10th में पढ़ते थे के रेशो 1 का रेशो मान लेते हैं, हम यहाँ भी कोई के रेशो 1 का रेशो मान लेते हैं। बस मैंने यहाँ क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया, ठीक है। लैम्डा क्यों, लैम्डा रेशो 1 क्यों नहीं माना, 1 रेशो लैम्डा क्यों माना, क्योंकि लैम्डा की मल्टीप्लाई इधर वाले से होगी, 1 की मल्टीप्लाई इधर वाले से होगी, डिवाइडेड बाय वो होगा लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा उधर जाके 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाएगी, ठीक है बेटा। चलो तो देखो, तो f के पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, f का पोजीशन वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, m इंटू n प्लस m इंटू a प्लस m इंटू b n इंटू b डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ऐसे ही f का इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो c वेक्टर प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई 0 से, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो डेट मीन्स हमारा f का पोजीशन वेक्टर यहाँ से आया c वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और ये बात समझ में क्या है, लैम्डा प्लस 1 इसका, तो हमारा ये आ गया c वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, इसके पोजीशन वेक्टर आ गए। अब इसके ऑलरेडी हमारे पास है, पर एक तरीके से और निकालेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ सकती है, तो हमको यहाँ पे भी रेशो मान लेना है, म्यू रेशो 1 का रेशो मान लो, यहाँ भी लेट कर लिए। तो इसके पोजीशन वेक्टर ई के एक बार और लिख दो, एक तो ये है, तो जो लिखेंगे उन्हें बराबर भी तो रखेंगे, फिर तो बराबर कर लेते हैं बाय 4 बराबर, तो कैसे आएगा, म्यू इंटू बी वेक्टर, म्यू इंटू बी वेक्टर प्लस 1 इंटू इस वाले का, इसके वेक्टर के, इसके ये क्या है c अपॉन लैम्डा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इसका रेशियो ये प्लस ये म्यू प्लस 1, ठीक है बेटा, लिख लिया। तो देखो b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, b वेक्टर को कोफिशिएंट 1/4 और c वेक्टर का भी 1/4, तो दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल वो कर देंगे, है ना, कंपेयर। तो यहाँ से आएगा म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/4, तो हमारा म्यू 4 म्यू इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 आ गया, 3 म्यू इज इक्वल्स टू 1, तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अब 1/3 यहाँ रखेंगे तो 3 रेशो 1 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, इसका रेशो आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को कंपेयर कर लेते हैं, है ना, दूसरे वाले को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू भी तो चाहिए। तो 1/4, इसका कोफिशिएंट भी 1/4 है, ठीक है, 1 बाय म्यू प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो 1/4 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1/3 रखें प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है, 1/4, यहाँ 4/3 होगा, उसका 3 ऊपर पहुंच जाएगा, लैम्डा प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगी लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू 2, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, और हमारा AF रेशियो FC क्या था, हमने 1 रेशियो लैम्डा माना था, तो क्या आ जाएगा 1/2, जो कि हमारा 1/2 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है, वरना ये समझ में नहीं आते बहुत बच्चों की, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट।
देखते हैं फिर आगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, देखो जल्दी रफ कर लें। चलो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं आगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो, जब भी हम एंगल फाइंड करना हो हमें, तो क्या एक शर्त है कि किसी वेक्टर का, अगर किसी वेक्टर के साथ एंगल फाइंड करना है तो हमको उसकी टेल से उसकी टेल मिलानी पड़ेगी। दोनों की टेल आपस में मिलानी पड़ेगी या दोनों के हेड आपस में मिलाने पड़ेंगे, तभी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, और हमको पता है हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं वेक्टर की कंडीशन क्या होती है। पहला पॉइंट लिख लो, वी कैन शिफ्ट टू वेक्टर पैरेलली। ठीक है, वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, हैव टू जॉइन टेल टू टेल और हेड टू हेड। टेल से टेल मिलानी है या फिर हेड से हेड मिलानी है, तो जो उन दोनों के बीच का एंगल होता है वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। तो अब चलो एक सवाल लेते हैं। जैसे ये दो वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है हमारे पास। ठीक है बेटा, दो वेक्टर्स हैं। अब इनका हमको एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना, और हमको दिया है ये 120 डिग्री। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, हमारा ये वेक्टर, ये तो हेड से टेल मिल रहा है इसका, इसकी हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल रही है, पर हमने क्या कंडीशन पढ़ी? हैव टू जॉइन टेल टू टेल और हेड टू हेड। हेड से हेड मिलाएंगे या फिर टेल से टेल मिलाएंगे। तो क्या करेंगे हम? इस वाले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर देते हैं आगे। अब ये शिफ्ट वाला वेक्टर ये है ना, तो ये है ए वेक्टर हमारा जो शिफ्ट करा है। ठीक है, तो अब टेल से टेल आ गई दोनों की, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। तो क्या है यहाँ एंगल? वही पूरा 180 होता है, ये 120 है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ऐसे हम फाइंड करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे देखो। जैसे मान लो, इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे। ये था ना हमारे पास सवाल, उससे भी सेम आएगा। अब भी हेड से टेल जॉइन है, तो हम क्या कर सकते थे? इसी को नीचे पैरेलली शिफ्ट कर देते। जब इसको पैरेलली शिफ्ट करते तो हेड से हेड मिल जाता, पूरी लाइन पे 180 बनता है, इतना 120 है, तो ये कितना बचता? 60। अब भी सेम आता, 60 आता दोनों केस में। तो देखो, हमने दोनों तरीके के करा दी केस। ठीक है, तो ऐसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक दो सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक देख लेते हैं कि, ठीक है,
और ये दिया है, ठीक है। अरे ये बात सुनो, या फिर ऐसे मान लो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, तो इसका एंगल दिया है हमारा 45, ठीक है। और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हमको इसके बीच के फाइंड करने हैं। तो देखो एक के हेड से दूसरे की टेल मिल रही है, फिर से हमको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। देखो ये तो ऐसे था और वो ऐसे था, ये 45 था, तो हम वेक्टर बी को आगे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारी टेल से टेल मिल जाएगी। कैसे? देखो ये कर दिया हमने शिफ्ट, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट कर दिया वेक्टर बी, तो अब इसकी टेल से उसकी टेल मिली है, ये इतना 45 है, पूरा 180 होता तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 135, ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, ठीक है। और ये बात समझ में कैसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो चलो एक दो सवाल आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, ये देखो ठीक है, ये है ए, ये है बी वेक्टर, और एक लाइन जा रही है ऐसे, और ये एंगल है 45, तो कितना आ जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी? फिर से ये रहा, टेल से टेल ऑलरेडी है 135, ठीक है। ये आ गया हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 135, ठीक है बेटा, ये था। आ रही है बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला, ठीक है। एक ऐसे दिया है सवाल, ठीक है, ऐसे दिया है, ये तो हमने अभी करा है 60 वाला, ये ए है, ये बी है, तो हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? हम इसे उठा के, इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ ले आए, यहाँ यहाँ ऐसे, ये भी तो पैरेलली शिफ्ट है ना बेटा, पर यही वाला ये 60 डिग्री है, ये आगे शिफ्ट हो गया, ये ऑलरेडी 60, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है बेटा। चलो, तो ये था हमारा इसका टॉपिक। अब इसके बाद हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, अगला टॉपिक। या फिर इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो केस होते हैं, कैसा? केस वन, केस वन में क्या होता है, कोई दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई दो वेक्टर्स होते हैं, अब उनको हमें आपस में डॉट कराना है। चलो देख लेते हैं फटाफट। लेट एज्यूम एक वेक्टर ए है जो क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है। और एक वेक्टर हमारे पास है b वेक्टर, ये a2i प्लस b2j प्लस c2k,
है ना। अब हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, मतलब ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये आपस में डॉट करने पड़ेंगे, a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्या आ जाएगा आंसर, जो i वाले कोफिशिएंट है वो i वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जो जे वाला कोफिशिएंट है वो जे वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जो k वाला कोफिशिएंट है वो k वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a डॉट बी a1 और इसका कोफिशिएंट a2 प्लस b1 इसका कोफिशिएंट b2 प्लस c1 इसका कोफिशिएंट c2, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब इस पे एक सवाल देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। जैसे लेट एज्यूम कर लो कोई वेक्टर a है 2i 3j 2k और एक वेक्टर b है 3i प्लस 2j प्लस 4k। ये वेक्टर हो गए, डॉट करते हैं हम इनका a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है, प्लस 2k डॉट अगला 3i प्लस 2j प्लस 4k, 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब दोनों को आपस में वही कोफिशिएंट, 2 का कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से 6 प्लस 3 इससे 6 प्लस 2 4 से 8, तो 12 और 8 कितने हो गए हमारे 20। आ रही है बात समझ में। और एक खास बात हो रही है इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो इनका डॉट है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर, ठीक है। जो डॉट का जो रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर हमको मिलता है, ठीक है। अब देखो एक चीज और देख लेते हैं, आई जे क्या होते हैं, आई सॉरी आई जे के, ठीक है। तो ये होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो देखो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे क्या होता है ये भी 1 नहीं, आई डॉट आई हाँ 1 होता है, जे डॉट जे ये भी 1 होता है, के डॉट के ये भी 1 होता है, ठीक है। और ये तीनों हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपस में भी तो बराबर है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अभी ये आगे समझेंगे क्यों होता है 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, आई डॉट जे बराबर होता है 0, जे डॉट के भी 0 होता है, मतलब अपने अलावा किसी और उसके साथ के डॉट आई भी 0 होता है, जो अगर उनका डॉट करें तो 0 हमेशा मिलता है। तो कैसे बोल सकते हैं, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये हमेशा 0 होता है। आ रही है बात समझ में बेटा, ठीक है। तो इसको जल्दी बेटा नोट करो, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अगला केस देखते हैं, ठीक। चलो
आगे देख लें। नोट कर लिया होगा, ठीक है बेटा। तो इसी में आगे केस 2 देख लेते हैं। देखो बेटा केस 2 क्या बोलता है, केस 2 कहता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला भी होता है। अगर वेक्टर की फॉर्म में दिया हो तो सिंपल वो वाला पिछले वाला तरीका लगा देंगे। अगर हमसे कोई एंगल पूछे तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ठीक है बेटा। ये होता है केस 2। और ये किस लिए यूज होता है, ये किसी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने के लिए। इट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमारा ये डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, अब इसे हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इन दोनों को कौन में लिया, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। अरे ये बात समझ में, तो ये होती है बेटा कहानी इसकी, ठीक है। किस लिए यूज होता है, एंगल टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये क्या है, मोड, मोड हमने बताया था बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, चलो मान लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मोड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता है हमारा मोड, ठीक है बेटा। तो ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। अब देखो हम इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्या है। सबसे पहली, इफ ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी करें हम और वो 0 से बड़ा है, ठीक है। ए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का 0 से बड़ा है, तो एंगल कैसा होगा, थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। थीटा कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, जो 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, इफ ए डॉट बी लेस देन 0, अगर 0 से कम है ए डॉट बी, तो थीटा कैसा होगा, थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मींस जो 90 से बड़े होते हैं 180 से छोटे होते हैं, यानी कि उसकी रेंज के बीच के 90 और 180 की, ठीक है। अब चौथा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी अगर आ जाए हमारा 0, तो थीटा कैसा होता है 90 डिग्री, या फिर इसे हम ये भी बोलते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी,
ठीक है, वेक्टर ए किसके परपेंडिकुलर होता है, बी के, इसका साइन ये होता है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है बहुत, बिल्कुल। ठीक है, इनको नोट करो फटाफट बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज और देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी में, जो ए डॉट बी है ना, वो बी डॉट ए के भी बराबर होता है। ठीक है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, ये भी होता है, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे अगली चीजें। अब देखो इनका स्क्वायर कैसे फाइंड करा जाता है, जैसे रफ कर दें बेटा। ठीक है, एक पॉइंट है, अगर कोई एक्स वेक्टर है उसका डॉट उसी के साथ ले रहे हैं हम, तो हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर। जब किसी वेक्टर का डॉट उसी वेक्टर के साथ लेते हैं तो होता है मॉड्यूलस ऑफ उस वेक्टर का स्क्वायर। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इसकी वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका वो क्या होता है, अगला पॉइंट, वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर ए प्लस बी डॉट, नहीं डॉट नहीं, मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो देखो पहले मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा दूंगा आगे। ठीक है, तो क्या होगा, या स्क्वायर मत लिखो, इसे डॉट ही लिखो, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, देखो ए का डॉट पहले ए के साथ, फिर ए का डॉट बी के साथ, फिर बी का डॉट ए के साथ, और फिर बी का डॉट बी के साथ। ठीक है, अब हमने एक बात बता रखी है, जब किसी का उसी के साथ डॉट लेते हैं तो उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाता है। प्लस ए बी और बी ए एक साथ एक जैसे ही होते हैं, तो ए डॉट बी 2 ए डॉट बी हो जाता है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। ठीक है बेटा, अब बी डॉट बी ये होता है इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारा ए प्लस बी का वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रही बात। अब आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, इसको नोट करो बेटा पहले आप। ठीक है, आगे अगर हमको कहीं ये दिख जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखो अब तक तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते थे, अब लिखा है ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये हो जाता, पहले फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस अब छोटा सा चेंज आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। दैट मींस ए वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मॉड्यूलस को मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसमें वेक्टर्स में। ठीक है,
अब देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है बेटा, ये होता है नॉर्मल फॉर्मूले जैसे ही होते हैं, बस डॉट और मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, एक चीज और देख लो बस। जैसे मान लो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई में, कोई ये नंबर है ए वेक्टर और ये क्यू है, ये बी वेक्टर, ये आपस में मतलब ये जो पी और क्यू है ये कोई नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे p इंटू क्यू और ये ए वेक्टर, ये डॉट है बीच में, डॉट बी वेक्टर। आ रही है बस समझ? तो ये था बेसिक, जल्दी इसको नोट करो फिर देखते हैं कुछ। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये था बेटा जो भी था आज के लेक्चर का। ठीक, तो आज हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। कल वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सारे डॉट प्रोडक्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस है, और डॉट प्रोडक्ट का एक वेरिएशन है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, उसको हम करेंगे और फिर नेक्स्ट चीजें देखेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है।